नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि बीजेपी के सुपरस्टार स्वयंभू गंगापुत्र अपने समर्थकों के लिए विश्वगुरु 56 इंच के सीने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए 240 सांसदों में 116वें नंबर पर हैं मार्जिन के हिसाब से। मतलब ऐसे सांसद जो ज्यादा मार्जिन से जीत कर आए उसमें प्रधानमंत्री मोदी 116वें नंबर पर हैं, यानी कि उनसे ऊपर 115 ऐसे बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल की है, और वो भी बनारस से, काशी से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, जहां पहली बार जब मोदी लड़ने गए थे 2014 में, तब उन्होंने कहा था न मैं यहां आया हूं न मुझे भेजा गया है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में तमाम क्रूज पर चैनलों को इंटरव्यू दिए और उस इंटरव्यू में उन्होंने घोषित कर दिया कि ऐसा लग रहा है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, गंगा पुत्र बन गए। भावुक हुए, आंसू भी छलकाए, कैमरों की नजर में उनका चेहरा पूरी दुनिया ने देखा और यही कोशिश उन्होंने की। काशी को लेकर बहुत कुछ कहते हुए प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते रहे, लेकिन उसके बाद जब नतीजा आया तो पता चला प्रधानमंत्री मोदी को इस बार जो वोट मिले हैं, जो कड़ी टक्कर मिली है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही पार्टी से जीत कर आए सांसदों की फेहरिस्त में, लिस्ट में 116वें नंबर पर है। उनसे पहले ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले कई ऐसे सांसद हैं जिनका आप नाम भी नहीं जानते होंगे, और वो अलग अलग इलाकों से जीते, जबकि मोदी जी स्वयंभू गंगापुत्र और खुद को सबसे बड़ा राम भक्त कहने वाले मोदी, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर तमाम तरह के तमाशे किए, जिन्होंने देश में इतने सालों से हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की, वो मोदी करीब करीब 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आप तक ये जानकारी पहुंच चुकी होगी कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अपना नेता चुनने की कवायद या रस्म अदायगी हो चुकी है। आपको यह भी पता चल चुका होगा कि आज से 2 दिन बाद यानी 9 तारीख को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि नरेंद्र मोदी की हैसियत बीते 10 सालों में क्या हो गई, और इस चुनाव में जनता ने नरेंद्र मोदी को किस तरह का जनादेश दिया है। सीटें तो 32 कम है, लेकिन खुद जरा नरेंद्र मोदी की हैसियत सोचिए। नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोट पाने वाले नेताओं के लिस्ट में रविशंकर प्रसाद, तेजस्वी सूर्या, अनिल बलूनी जैसे नेता जो मीडिया सेल के प्रभारी हैं, कृष्ण पाल, लुम्बा राम, सीधी से धार से सावित्री ठाकुर, मंजू शर्मा जयपुर से, बहुत सारे नाम हैं, विप्लव देव त्रिपुरा से, कालीचरण चतरा से, आगरा से एसपी बघेल, तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु से। जब कहा 115 हैं तो बहुत हैं। इन सब ने, और शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया, 8 लाख से ज्यादा वोटों से विदिशा से जीते, जिनका पत्ता साफ कर दिया मोदी जी ने चुनाव जीतने के बाद, और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी से किनारे किया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने मोदी जी से कहें तो 5 गुना, लगभग 5 गुना ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल की है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जो चुनौतियां होंगी उस पर पहले भी मैंने कई बार बात की, फिर आगे बात करें। फिलहाल तो जरा मोदी जी के मार्जिन और यूपी में क्या हुआ कि मोदी जी की जीत का फासला इतना कम हो गया। कैसे अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी की घेराबंदी कर दी कि अगर कहें तो प्रधानमंत्री का पूरा जलवा, पूरा रसूख, पूरा जो इतने साल में उन्होंने अपना एक बनाया था 56 इंच के सीने वाले विश्वगुरु की छवि, स्वयंभू, उस छवि को पलीता लगाया। एक और ग्राफिक्स स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि जानना आपको जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कल रात हमारे घर पर कुछ मेहमान आए थे, उसमें दूर के 2 रिश्तेदार हैं जो कभी कभी 4-6 महीने पर मेरे घर आते हैं, कभी पक्के वाले मोदी भक्त 10 सालों से, और मोदी के नाम पर खाना खाते समय भी इतनी बहस करते हैं कि कई बार बदमजगी कर लेते हैं, एकदम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं मोदी की शान में। कल आए काफी दिनों बाद, दुखी बुझे से, बातों बातों में उन्होंने कह दिया कि अजीत जी, अब लगता है कि इस बार मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, और मोदी जी को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए कि वो हार गए क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं मिला। कहाँ वो 350 और 370 की बात कर रहे थे, और यही बात तो हम लोग सबसे कह रहे थे। हमने मिठाई मंगा के रखी थी अपनी सोसाइटी में बांटने के लिए, और जैसे ही लगा 11 बजे की तो परात उलट गई है, उसके बाद मिठाई हमने अपने घर में काम करने वाले लोगों को दे दी। और एक बात उन्होंने कही जो मैंने कल रात ट्विटर पर लिखा था
कि थू थू हो गई मोदी की जो छवि थी उसके लिए, क्योंकि उन्होंने बनारस का जिक्र किया कि बताइए बनारस में आप इतना कुछ करते रहे, काशी कॉरिडोर, जा जाकर बनारस में त्रिपुंड के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे, कभी थाल लेकर, कभी आरती करते हुए, कभी महादेव के सामने बैठे हुए, और चुनाव के दौरान तमाम तरह के बयान देते हुए यहां तक कहते रहे विपक्षी दलों को टारगेट करते हुए कि अगर वो जीत कर आ गए तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर पर बाबरी ताला लगवा देंगे। यहां तक कहते रहे कि राम मंदिर को बुलडोज करवा देंगे। ये मोदी जी के भाषण है। और योगी जी तो ये कहते रहे कि अयोध्या तो पूरा हुआ, काशी भी हो रहा है और अब की बार मथुरा की बारी है, 400 पार दे दो। इतना कुछ करने के बाद, इतना हिंदू हिंदू करने के बाद, हिंदू हृदय सम्राट की तरह अपनी छवि पेश करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के समय 9 दिन का उपवास और सब कुछ करने के बाद, जमीन पर लेट लेट कर तस्वीर खिंचवाने के बाद, उसके बाद भी मोदी जी अगर 1.5 लाख के मार्जिन से जीते हैं तो मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। इसी तरह के विचार उनके थे। तो मुझे लगा कि ये क्या कह रहे हैं, ये तो मोदी जी के पक्के वाले समर्थक हैं, लेकिन वो दुखी थे। और उस दुखी होने की का जो उनका ये था, वो यही था कि अब लगता है बहुत हो गया। ऐसा बहुत सारे लोग पिछले 2 दिन से कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि अब लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। जिस तरह से चीज़ें जिस डायरेक्शन में बीते 5 सालों में गई, और ख़ासतौर से आखिरी इधर 3-4 सालों में बेरोजगारी महंगाई के सवाल पर, तो लोगों को लगने लगा कि नहीं गड़बड़ है। उसी में वो सज्जन थे, बहुत देर बहस हुई, लेकिन कल बहस में वो मेरे साथ थे और दूसरे 2 लोग जो मोदी जी के समर्थक थे उनसे बहस कर रहे थे। मतलब ये बदलाव हुआ, हालांकि कल मेरी मुलाकात उनसे कई महीनों बाद। तो ये तो स्थिति है मोदी जी की इस चुनाव में, जिस पर कोई चैनल उस तरह से आपको बता नहीं रहा होगा। कुछ अखबारों में खबरें छप रही हैं। अब एक और ग्राफिक्स है, जैसे 116वें नंबर पर बताया, एक ग्राफिक्स है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बार चार्ट जो वायरल हो रहा है कल से। 8 नेताओं की इसमें तस्वीर है। 8 नेताओं की तस्वीर में मोदी जी भी हैं, राहुल गांधी हैं, डिम्पल यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, किशोरी लाल हैं, राजीव राय हैं और धर्मेंद्र यादव हैं। अब इस तस्वीर में, इस ग्राफिक्स में क्या है कि इंडिया अलायंस के जो लीडर हैं उनका विनिंग मार्जिन, जो 7 लीडर्स हैं, उनका विनिंग मार्जिन मोदी जी से ज्यादा है। राहुल गांधी जीते हैं 3,90,000 से, मोदी जी जीते हैं लगभग 1,52,000 से। इसलिए मैंने कहा, इतना बड़ा लीडर, 56 इंच के सीने वाला, जो 2047 तक की बात कर रहे थे, पिछले दिनों किसी भाषण में 1000 साल तक के भारत के पुनर्निर्माण की बात करने लगे, और 2047 तक तो कह ही रहे थे। अमित शाह के इंटरव्यूज देखिए सब जगह कि अभी आप 2019, 29 और 34 की बात छोड़िए, हम तो 2047 तक की बात कर रहे हैं। जिन्होंने मान लिया था कि 2047 तक, यानी अगले 25 वर्षों तक जिनका कोई विकल्प नहीं है, जिनकी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, जिनकी सत्ता का कोई विकल्प नहीं है, उनकी सत्ता को 2 बैसाखी के जरिए चलाने का इंतजाम किया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। लेकिन झटका तो बनारस से मिला है। और जो ग्राफिक्स में आप मार्जिन देख रहे हैं, इससे जरा सोचिए और क्या हुआ है बनारस में। एक अलग से वीडियो कोशिश करूंगा, अखिलेश यादव ने कैसे पूरा गेम बदला है यूपी में, वो भी बहुत उल्लेखनीय है और वो जानना बहुत ज़रूरी है। जिस अखिलेश यादव को टोटी चोर तक बीजेपी के नेता बोलते रहे, प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में जिन्हें शहजादे और जिन्हें फ्लॉप फिल्मों के किरदार कहते रहे, प्रधानमंत्री मोदी अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर किस किस तरह के तंज करते रहे, वो सब आप जानते हैं। उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस की जनता ने जो मजा चखाया है, वो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है, और इसलिए बहुत सारे लोगों का दिल टूटा है। अयोध्या में भी हुआ है। अयोध्या में बीजेपी हारी है, 2 बार के सिटिंग सांसद हारे, कैसे उस पर आगे। लेकिन बनारस में क्या हुआ, मोदी जी 2014 में 56% वोट पाए थे, प्रधानमंत्री के दावेदार थे तब नरेंद्र मोदी ने। उनकी जीत का मार्जिन 36% था। 2019 में 63% वोट पाया, जीत का मार्जिन 45% था। और 2024 में जबकि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, और 2024 में नरेंद्र मोदी ने 54% वोट पाया और जीत का मार्जिन 13%। यह स्थिति है। और बनारस में यह भी है कि जितनी असेंबली सेगमेंट है, हर असेंबली सेगमेंट में उनके वोट कम हुए। प्रधानमंत्री के नाम पर जो वोट पड़े कम हुए उस बनारस में, काशी में।
उसके अलावा। बल्कि एक दिलचस्प आंकड़ा कल हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है, जिस आंकड़े के मुताबिक कि अब तक जितने देश में प्रधानमंत्री हुए हैं, तमाम प्रधानमंत्री आजाद भारत के, तमाम प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जीत का मार्जिन इस बार सबसे कम है। सिर्फ एक चंद्रशेखर को छोड़ दें जो अल्पकालीन प्रधानमंत्री थे, जो कांग्रेस के समर्थन से बने थे, उनको अगर छोड़ दें तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी, चाहे जवाहरलाल नेहरू से उनको बड़ी दिक्कत है, जवाहरलाल नेहरू के बरक से उन्हें खड़ा करने की कोशिश हर बार होती है। इस बार भी ऐसा कहा जा रहा था एग्जिट पोल के बाद कि जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने थे उनका मार्जिन बहुत कम था। टोनी ब्लेयर जब इंग्लैंड के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने उनका मार्जिन कम हुआ तीसरी बार ग्रेजुअली। मार्गरेट थैचर का कम हुआ, लेकिन मोदी का तो इस बार मार्जिन बढ़ने वाला, क्योंकि ऐसा प्रेडिक्शन था। तो हिंदुस्तान टाइम्स के आंकड़े के मुताबिक सारे प्राइम मिनिस्टर का मार्जिन जो था उससे न्यूनतम नरेंद्र मोदी का है। चाहे नरसिम्हा राव 96 में जीते हो तो, अटल बिहारी वाजपेयी हो तो, जवाहरलाल नेहरू हो तो, और राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी जितने जीते हैं, सबसे कम मार्जिन इस बार नरेंद्र मोदी का है। यह अलग बात है कि नरेंद्र मोदी टॉप 3 में थे 2019 में। तो 2019 से 2024 आते आते इस 5 साल में नरेंद्र मोदी का फॉल इतना कम क्यों हो गया बनारस में, और 2019 से 2024 आते आते 303 सीटों वाली पार्टी 240 कैसे हो गई, इस पे चिंतन कौन करेगा? तो बीजेपी को करना है। उसके बाद भी यह अहंकार कि नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक में बोलते हैं कि बहुमत तो हमें मिला, उछल वो रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, और उसके बाद सारे चैनल के लोग ये आंकड़ा पेश करने लगते हैं बीजेपी के हवाले से कि इंडिया गठबंधन को तो अकेले 240, नरेंद्र मोदी को तो अकेले 240 आया, बीजेपी को, इंडिया गठबंधन तो सारे मिलकर भी 240 नहीं पाए। लेकिन सिर्फ यह हकीकत है क्या? आपकी सरकार, आपका तंत्र, आपका पैसा, आपका संसाधन, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स, काशी मथुरा और ये सब बातें करते जाना, हर पार्टी को हिंदू विरोधी कहना, और उन्हें हिंदू विरोधी खांचे में फिट करने के लिए चुनाव में यह कह देना कि अगर वो सत्ता में आए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा देंगे, जो नामुमकिन है, कोई कर नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता। ये सब करने के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी का मार्जिन इतना कम हो गया कि आजाद भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले प्रधानमंत्री हुए, चंद्रशेखर को छोड़ दें, अल्पकालीन प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के समर्थन से बने थे, 52 या 54 सांसद उनके पास थे जो जनता दल से टूटकर चंद्रशेखर के साथ आए थे, बीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विवाद हुआ था। तो ये कहां से कहां आ गए नरेंद्र मोदी? सरकार चलाएंगे शपथ लेने के बाद, कब तक चलाएंगे इस पर सवाल है, वो कैसे चलाएंगे इस पर सवाल है। नरेंद्र मोदी की जो 2 बैसाखी है, जिसमें एक बैसाखी उनके सिंहासन की बैसाखी नीतीश कुमार हैं, दूसरे चंद्रबाबू नायडू हैं, उनकी क्या शर्तें होगी, कैसे होगी, मंत्रिमंडल में उनकी साझेदारी कैसे होगी, वो साझेदारी कितने दिन चलेगी, मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड, अभी चंद्रबाबू नायडू के एक नेता का, टीडीपी के नेता का बयान आया मुस्लिम आरक्षण को लेकर, हम उस पर कायम है, उनका जो स्टैंड है उसको कैसे हैंडल करेगी बीजेपी? और नरेंद्र मोदी तो यही अपने भाषणों में कहते रहे। तो आंध्र प्रदेश में वो सारे कॉन्ट्राडिक्शन दिखेंगे जिसके खिलाफ नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया, और उसके अलावा केंद्र में वो बैसाखी, प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के नीचे का एक पाया कभी भी खिंच सकता है चंद्रबाबू नायडू के हाथ में। तो ये सब आंकड़े जब आप देखेंगे तब पता चलेगा कि जो ये नारे दे रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, इस पर इतने गाने बन गए, लिरिक्स, बीजेपी समर्थक, बहुत सारी कवियत्री और कवि और शायर और गायक और न जाने कितने लोग ढोल नगाड़े के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो सारे गानों को, वो जो राम को लेकर आए हैं, वो तस्वीर जो बीजेपी कर्नाटका या किसी स्टेट यूनिट ने ट्वीट कर दिया था जब प्राण प्रतिष्ठा के समय या उसके पहले, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था, जिसमें राम के बाल रूप को नरेंद्र मोदी जी ले जा रहे हैं मंदिर की तरफ। लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री का कौन सा अहंकार है, कौन सा तरीका है। बहुत सारी ऐसी वजह जो हिंदू वोट के कंसोलिडेशन की जिसकी उम्मीद रही होगी बीजेपी को, यूपी में खास तौर से ये सब करने की वजह से और देश भर में, उसको झटका यूपी ने दिया है। उस यूपी ने, जिस यूपी में राम मंदिर को लेकर बीजेपी राजनीति करती रही, जिस यूपी में काशी और मथुरा है, और काशी और मथुरा को लेकर बयान दिए जाने लगे थे लगातार। अयोध्या में भी तो यही हुआ। एक लिस्ट है बनारस का, जैसे मैंने जिक्र किया, हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी की हार हुई, और यह हार इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जनादेश बीजेपी 272 से 32 कम नहीं है, एक तरह से उनकी नैतिक हार है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मोदी जी की। और बनारस का मैं देख रहा था
बनारस के आसपास की जो सीटें हैं, ज़्यादातर सीटों बनारस रीजन में लोकसभा की 12 सीटें हैं। वाराणसी, मछली शहर, जौनपुर, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, रावतगंज, घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़, लालगंज और बलिया। इसमें पिछली बार 2019 में बीजेपी और अपना दल ने मिलकर 7 सीटें जीत ली थी। जौनपुर, घोसी, गाजीपुर, लालगंज, आजमगढ़ सपा बसपा गठबंधन ने जीता था, लेकिन इस बार वहां लड़ाई फिर हुई। समाजवादी पार्टी ने अपने ढंग से बिसात बिछाई और उसके बाद जो बीजेपी की जीती हुई कुछ सीटें थी वो भी झटक ली गई, वो भी समाजवादी पार्टी ने झटक ली। चंदौली से बीजेपी के 2 बार के सांसद, मोदी सरकार के मंत्री महेंद्र पांडे हारे, बनारस से बिल्कुल सटी हुई सीट है। बलिया से बीजेपी की सिटिंग सीट थी 2 बार की, सनातन पांडे वहां से समाजवादी पार्टी के जीत गए। मिर्जापुर से कनुप्रिया पटेल जीतने में कामयाब हुई, लेकिन पास की सीटें भदोही, वहां से बीजेपी के विनोद कुमार बिंद टीएमसी के लिए एक सीट छोड़ी थी समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, वहां से ललितेश त्रिपाठी से 44,000 वोटों से हार गए। तो इस बार कहीं कुछ चला नहीं। और अयोध्या, राम की नगरी, राम की जन्मभूमि, वहां तो इस बार नारे लग रहे थे, न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर रहे उनमें से एक हैं, 8 या 9 बार के विधायक हैं। इस बार अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया। रिजर्व सीट नहीं है अयोध्या, लेकिन जनरल सीट होते हुए भी एक दलित उम्मीदवार को उतारा, पासी उम्मीदवार को, और उनके सामने लल्लू सिंह जो संविधान बदलने का भाषण दे चुके थे, पहले 2 बार के सिटिंग सांसद, उन्हें अवधेश पासी ने हरा दिया राम की नगरी से। और उसके बाद कोहराम मचाया। जो राम भक्त हैं, राम भक्त मतलब उस तरह के आक्रामक कट्टर हिंदुत्व वाले, कथित तौर पर, राम भक्त तो सब होता है, रोना धोना मचा है कि राम की नगरी में कैसे बीजेपी को शिकस्त मिल गई। तो अयोध्या के आसपास के जो फैजाबाद मंडल के आसपास की सीटें हैं, उनमें से कई सीटों पर, ज़्यादातर आसपास की सीटों पर बीजेपी इस बार हार गई। तो एक तरह से बहुत बड़ा संदेश जनता ने दिया है, अयोध्या की जनता ने, बनारस की जनता ने। और ये संदेश है प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि ये हिंदू 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 मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इस राजनीति को यूपी की जनता ने रिजेक्ट किया है। ये भी संदेश है, और इस संदेश को कैसे प्रधानमंत्री ग्रहण करेंगे ये देखने की बात है। मामूली बात नहीं है कि यूपी में 80 सीटों वाली यूपी में जिस बीजेपी ने 64 सीटें बीजेपी एनडीए ने जीती थी, वहां समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत ले, कांग्रेस 6 सीटें जीत ले, 37-6 43 सीटें, मामूली बात नहीं है। बीजेपी का वोट शेयर गिरा पूरे यूपी में, अगर पिछली बार की तुलना में अगर बीजेपी के वोट शेयर देखेंगे, वोट शेयर गिरे। ये सब कैसे हुआ? उसी यूपी में, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसी तरह से पीडीए का नारा देकर अखिलेश यादव ने ऐसी बिसात बिछाई कि बीजेपी उसी यूपी में फंस गई जिस यूपी के दम पर उसे लग रहा था प्रधानमंत्री पद पर फिर एक बार बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी आएंगे, और बीजेपी को लग रहा था हम 70 पार कर जाएंगे, 2014 के आंकड़े को छू लेंगे या उसको भी पार करेंगे, 80 पार का नारा दे रहे थे। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर कैसे गिरा, इसको देखिए कि बीजेपी 49% वोट पिछली बार बीजेपी को मिले थे, जो लगभग 41% हो गया, और समाजवादी पार्टी 20% वोट मिले थे, जिसे लगभग 34%, 14% का इजाफा समाजवादी पार्टी में, और लगभग 7-8% की गिरावट बीजेपी में। इस पर हम विस्तार से एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अखिलेश यादव की रणनीति, अखिलेश यादव का तरीका और अखिलेश यादव का धैर्य, भाषणों में जिस ढंग से अखिलेश यादव लगातार मुद्दे उठाते रहे कि प्रधानमंत्री नफरत की खाई खोदने की कोशिश करते रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे, मंदिर करते वक्त ये कहते रहे कि बुलडोजर चला देंगे, कुछ भी नहीं चला। और काशी की जनता ने भी प्रधानमंत्री की नकेल थोड़ी कसी है, नकेल ऐसे कसी है कि आपका जो मार्जिन है वो मार्जिन बहुत कम हो गया, इतना कम हो गया कि आज़ाद भारत में तमाम प्रधानमंत्रियों के मार्जिन से प्रधानमंत्री मोदी का मार्जिन सबसे कम, और बीजेपी में 116वें नंबर। फिलहाल ताजपोशी हो जाएगी परसों, उस ताजपोशी के बाद बहुत कुछ होगा जिस पर हमारी नज़र रहेगी, देखते दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।